पहले खबर वो कि जो देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रही है। ये खबर है भोपाल से, जहां अवैध मस्जिद को लेकर के एक नया विवाद शुरू हुआ। भोपाल प्रशासन ने दो जगह पर, एक दिलकश मस्जिद और मोहम्मदी मस्जिद को अवैध करार दिया। मस्जिदों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया और इस नोटिस जारी होने के बाद इसको ऐसे नहीं देखा गया कि मस्जिदें गैर कानूनी है, बल्कि इसको धार्मिक रंग दिया गया। धमकी दी गई कि इन मस्जिदों को अगर कुछ हुआ तो विदेशों से भी मुसलमानों को बुला करके यहां संग्राम होगा। यहाँ से लेके मांगड़ा विदेश तक पहुँच जाओ तो विदेश की मुसलमान यहाँ आ जाएंगे। विदेशों से ऐसे ही 28 रुपया भर के यहाँ खर्च करते हैं लोग। हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। सुना आपने, भोपाल में अवैध मस्जिदों पर एक्शन की बारी आई तो भाईजान किस तरह भड़क गए, अपना आपा खो बैठे और तो और खुलेआम धमकी देने पर उतर आए। भाईजान ने सीधे शब्दों में कहा कि मस्जिदों को हाथ लगाया तो इन्हें बचाने दूसरे देशों के मुसलमान भारत आएंगे। 3 काल का चीज बना है, तुम उसको क्यों नष्ट करना चाहते हो, क्यों बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारा उससे क्या मिलेगा, क्या होगा? बर्दाश्त नहीं करेंगे मुसलमान मस्जिद में आ जाए। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा दादा। तुम तो यहाँ से लेके मांगड़ा विदेश तक पहुँच जाओ तो विदेश की मुसलमान यहाँ आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन अवैध मस्जिदों को बचाने कौन आएगा? क्या मुस्लिम देशों से खलीफा आएंगे? मस्जिद को संसार बताने वाले भाईजान कह रहे हैं जमाने से बनी मस्जिदों को नहीं मिटा सकते, इसके लिए विदेशों से अटैची भर भर के पैसे आते हैं। विदेशों से ऐसे ही 28 रुपया भर के यहाँ खर्च करते हैं लोग। सारी जगह दरगाह, मस्जिद, मदरसा, सारी जगह के लिए लोग खर्च कर रहे हैं। मदद करने के लिए सारी दुनिया लगा है, एक नहीं सारी दुनिया लगा है। इतना ही नहीं, एक जनाब तो अवैध मस्जिदों के लिए अपना सिर भी कटवाने की बात कहने लगे। लोग बिल्कुल जन सैलाब निकलेगा, जन सैलाब निकलकर इस पूरे मुहिम को रोकने की कोशिश करेगा। हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर मस्जिद पर आंच नहीं आने देंगे। जिस मस्जिद के लिए सर कटाने और विदेशों से बाबर खलीफा बुलाने की बात की जा रही है, अब उसके बारे में भी जान लीजिए। ये मामला मध्य प्रदेश के भोपाल का है, जहां 2 अवैध मस्जिदों पर महाभारत छिड़ गई है। दरअसल प्रशासन ने भोपाल की 2 मस्जिदों को अवैध करार दिया है। इनमें दिलकश और मोहम्मदी मस्जिद का नाम शामिल है। प्रशासन ने इन मस्जिदों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि मस्जिद कमेटी खुद अवैध निर्माण हटाए, नहीं तो प्रशासन इन्हें हटा देगा। प्रशासन की नोटिस के बाद मस्जिद और मंदिरों पर नया संग्राम छिड़ गया है। अब हिंदू संगठन और वक्फ बोर्ड आमने सामने आ गया है। मुस्लिम समुदाय अब इन मंदिरों को अवैध बताकर सबूत मांग रहा है, जिससे हिंदुओं में आक्रोश है। जिसने पहले तोड़े हैं मंदिरों को, नीचे तोड़ के अपने ऊपर मस्जिद बना दी है मंदिरों के ऊपर, वो पहले कागज दिखाएंगे कि सनातन धर्म कागज दिखाएगा। अपने कागज तैयार रखें, उन्हें एक ना एक दिन कागज दिखाकर और यहाँ से जाना ही पड़ेगा ऐसे लोगों। अवैध कब्जे टूटने चाहिए, जितने भी मजार मस्जिद हैं सब टूटने चाहिए। हाँ, कागज दिखाना चाहिए। फिर तो वो कहेंगे जब हमारा कागज देख रहा है उनके भी देखो, जैसे तोड़ोगे तो वो लड़ाई वाले सिस्टम, फिर आदमी लड़ने लगेंगे। अगर मस्जिद पे जरा सी भी आंच आई, एक भी ईंट छूने की कोशिश की, तो मुस्लिम समाज खामोश नहीं बैठेगा, इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। असल में भोपाल के भाईजान की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मामला न सिर्फ पेचीदा है बल्कि मुस्लिम पक्ष के खिलाफ भी दिख रहा है। पहले जिला प्रशासन ने एनजीटी कोर्ट के निर्देश के बाद भोपाल की दोनों मस्जिदों को तोड़ने के निर्देश दिए। फिर मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड हाईकोर्ट पहुंचा। यहाँ से इन्हें कोई विशेष राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से मस्जिद कमेटी का पक्ष सुनने को कहा। फिलहाल दिलकश और मोहम्मदी मस्जिद पर महाभारत जारी है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक अवैध निर्माण बुलडोजर से दूर रह पाएगा। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भोपाल में अवैध मस्जिद के ऊपर कार्रवाई को लेकर के विवाद है, तो दूसरी तरफ नवरात्रों से पहले हिंदू संगठन मां दुर्गा की मूर्ति के साथ भी एक विवाद को जोड़ रहा है। देवी की मूर्तियों को गलत तरीके से बनाने वाले मूर्तिकारों पर एक्शन की मांग हो रही है और इसी के साथ एक और मांग जोड़ दी गई कि कोई भी मूर्तिकार गैर हिंदू नहीं होगा और अगर गैर हिंदू कोई मूर्ति बनाएगा मां दुर्गा की तो उसको स्थापित नहीं किया जाएगा। ये माता जी का स्वरूप है क्या? तो लोगों की आस्था आस्था नहीं तय करेगी, धर्म तय करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जिहाद, लव जिहाद,
और ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नवरात्रि से पहले सनातनी सेना एक्टिव। भाईजान की बनाई मूर्ति अब मंजूर नहीं। वो कौन होते बनाने वाले हमारे माता जी का? मानते नहीं है वो लोग, क्यों बनाएंगे मूर्ति? शारदीय नवरात्र की शुरुआत में बस कुछ दिन ही बचे हैं। शहर शहर देवी दुर्गा की मूर्ति बनाने का काम जोरों से चल रहा है, मगर हिंदू संगठनों का आरोप है कि देवी देवताओं की मूर्तियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें कार्टून और AI वर्जन से तैयार किया जा रहा है। भोपाल में ऐसी मूर्तियों को देखकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भड़क गए और मूर्तिकारों को कड़ी चेतावनी दे डाली। हिंदू होने के बाद ये मूर्तियां इस प्रकार की तुम बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? कितना साल से आ रहा है? 2 साल से आ रहा हूँ। 2 साल से आ रहा, तो अगली बार ध्यान रखना, अगली साल भी आएगा ना। मगर इतने से विवाद खत्म नहीं हुआ। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा पंडाल पर चेकिंग अभियान भी शुरू किया गया। नवरात्र से ठीक पहले हिंदू संगठन जहां मां दुर्गा की मूर्तियां बनाई जाती उन कारखानों में पहुंच गए और मूर्तियां चेक कर रहे हैं। कारीगरों की जाति भी और धर्म को चेक करते नजर आ रहा है। ये देख लीजिए, हिंदू संगठन के लोग ये छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरे कारखाने हैं और इस तरीके से जो AI जनरेटेड और कार्टून टाइप की मूर्तियां हैं उन पर ये ऐतराज जता रही है। देख लीजिए, जो कारीगर है उनसे बातचीत करते ये नजर आ रहा है इस वक्त। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक एक मूर्ति को चेक किया और तस्दीक की गई कि मूर्ति के साथ कुछ खिलवाड़ तो नहीं किया गया है। ये कार्टून ये पार्टी ने इन्हें दिया है, ये कार्टून AI टाइप, हाँ ये वाली प्रतिमा है, ये AI टाइप की। इसमें बताइए क्या स्वरूप है, ये क्या स्वरूप बना रहे हैं? ये दुर्गा को कार्टून बना दिया। बिल्कुल, मतलब हमारे धर्म से छेड़ाछाड़ी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थूक जिहाद करने वाले लोग हमारी माता को छुएंगे मिट्टी से और बनाएंगे मूर्ति। मुस्लिमों को नहीं बनाने देंगे मूर्ति, किसी के मत पे नहीं बनाने देंगे। वो कौन होते बनाने वाले हमारे माता जी का? बड़ा क्यों मानते नहीं है वो लोग। आपकी माँ को यदि इस तरीके का धड़ छोटा और मुंह बड़ा बनाया जाएगा और आपका जो स्वरूप है मूल स्वरूप होना चाहिए मनुष्य के जैसा, आप कुछ भी बनाएंगे तो ये थोड़ी हम सहन करेंगे। इस चेकिंग अभियान के दौरान कई ऐसी मूर्तियां मिली जो सनातन धर्म के अनुसार नहीं बनाई जा रही थी, जिसे देखकर सनातनी सेना भड़क गई और कारीगरों को हिदायत दी कि ऐसी मूर्तियों की बुकिंग कैंसिल करें। मूर्तिकार हो आप? हाँ, मूर्तिकार। ये ऐसी ये कार्टून टाइप की मूर्ति बनाने का किसने ऑर्डर दिया था? ऑर्डर वो तो पार्टी ने आके देता है फोटो, हम लोग फिर इससे वो बनाता मगर तो कैंसिल कर क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे? हाँ, इसको कैंसिल कर दिया मैंने। ये हिंदू है, इसको हमने समझा दिया, इसने समझ लिया। ये मूर्ति का जिस पार्टी की प्रतिमा है उस पार्टी को ये सूचित करेंगे और ये प्रतिमा कैंसिल करेंगे। मूर्तिकारों को नहीं बनाने देंगे। पूरे भोपाल के मूर्तिकारों से हम आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि AI वाली मूर्ति, और साथ में समिति वालों से निवेदन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि AI वाली प्रतिमाएं कहीं पर ना बिठाई जाए। दरअसल देवी देवताओं की मूर्ति से खिलवाड़ के पीछे मुस्लिम मूर्तिकारों का हाथ बताया जा रहा है, जिसे देखते हुए हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों ने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा नहीं बनाएंगे और नवरात्रि पर आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये माता जी का स्वरूप है क्या? तो लोगों की आस्था तय करेगी। आस्था नहीं तय करेगी, धर्म तय करेगा। हमारे धर्म गुरु तय करेंगे, आस्था तय नहीं करेगी। आस्था में आपने जो है गणेश जी को काली जी का स्वरूप बना दिया। अभी मेरे चल समारोह में देखा, गणेश जी को काली जी का स्वरूप बना दिया। टाइप की मूर्ति हाथ कटे हुए, उनके कमर पे लटके हुए, वो रक्त बीज का सर पकड़े हुए। क्या बकवास बना के रखा। मूर्तिकार की जाति क्यों पूछ रहे थे? मूर्तिकार से मैंने ये पूछा कि आप हिंदू हो कि मुसलमान, क्योंकि अगर मुसलमान होगा तो वो हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, अगर हिंदू होगा तो खिलवाड़ नहीं करेगा। सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं बल्कि सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले मूर्तिकार भी मानते हैं कि गैर हिंदू मूर्तिकार प्रतिमा की शुद्धता का ध्यान नहीं देते। हिंदू संगठन कह रहा है कि मुस्लिम मूर्तिकार दुर्गा की मूर्ति नहीं बनाएंगे, ये सही मान रहे हो? सही मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो मीट मछली खाते, अपन को क्या मालूम, अपन पूजा पाठ करने वाले, वो पाप करेंगे तो उससे ज्यादा पाप तो अपन को। ताजिए भी तो बनाते होगे? नहीं, ताजिए मेरा नाम तो महेश, मियाँ भाई थोड़ी में। अच्छा, हिंदू है हम लोग। तो मियाँ भाई को नहीं बनानी चाहिए? नहीं, ये मूर्तिकार भी कह रहे हैं, ये भी हिंदुओं के सुर में सुर मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि मियाँ भाई क्यों बनाए मूर्ति। दुर्गा प्रतिमा ही नहीं बल्कि MP में गरबा आयोजनों पर भी हिंदू संगठनों की नजर है। जहां जहां गरबा आयोजन को लेकर तैयारी हो रही है वहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल चेकिंग अभियान चलाएगा। जी न्यूज टीम ने जब हिंदू संगठनों से इस अभियान का मकसद पूछा तो उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए। भेष बदल के आते
हैं, फर्जी आधार कार्ड लेके आते हैं, कलावा पहन के आते हैं, तिलक लगा के आते हैं। क्यों आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, जिहाद, लव जिहाद, और ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लव जिहाद जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं गरबा युक्ति में, वो नहीं पे चलेंगे। जो जिहादी मानसिकता के लोग जो मांस मटन खाते हैं, गौ माता को काट के खाते हैं, उनकी कोई आस्था नहीं है। मारेंगे उसको। सनातनी सेना का संदेश साफ है, नवरात्र में आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो दोषी होगा उसका इलाज ऑन द स्पॉट किया जाएगा। प्रमोद शर्मा, भोपाल, जी मीडिया। उज्जैन के महाकाल मार्ग में बने अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर की मदद से एक्शन किया गया। नगर निगम की जमीन पर कुछ मकान बनाए गए थे जो कि अवैध थे। उसी के दौरान कार्रवाई की गई और उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ, पुलिस अधिकारी और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां तैनात रहे। महाकाल मार्ग पर गर्जा बुलडोजर, अतिक्रमण पर प्रहार, पीले पंजे वाला वार, नियमों को ताक पर रखकर अतिक्रमण, ताबड़तोड़ एक्शन। ये तस्वीर उज्जैन की है, जहां महाकाल मार्ग पर जमकर बुलडोजर गर्जा। 11 अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। यह मकान महाकाल मंदिर के पास मुस्लिम बहुल इलाके बेगम बाग में बना था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए थे। कार्रवाई के दौरान उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ, पुलिस अधिकारी और 100 से अधिक जवानों के साथ साथ नगर निगम कर्मियों की भी तैनाती की गई थी। इस वक्त मेरी मौजूदगी उज्जैन के बेगम बाग क्षेत्र में है। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, उज्जैन विकास प्राधिकरण की ये कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर अवैध मकान जो है उनको जमींदोज किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 2.5 महीने से लगभग यह चौथी कार्रवाई है जो इस क्षेत्र में देखने को मिल रही है। इन मकानों की जो है लीज का नवीनीकरण नहीं किया गया था, वही इन मकानों का उपयोग जो है व्यवसायीकरण में किया जा रहा था। उसी को लेकर जो है आज नगर निगम और उज्जैन विकास प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, बल्कि कार्रवाई के लिए 1 दर्जन बुलडोजर भी मौजूद थे। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 1985 में बेगम बाग इलाके में रहने वाले लोगों को 30 साल के लिए जमीन लीज पर दी थी। लेकिन इस जमीन का इस्तेमाल केवल रहने के लिए नहीं किया गया, बल्कि वहां पर दुकानें बनाकर इनका कॉमर्शियल तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा। साल 2015 में लीज समाप्त हो गई, जिसे रिन्यू नहीं किया गया। जमीन को लेकर उज्जैन विकास प्राधिकरण ने लगातार नोटिस दिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। साल 2024 में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने जमीन की लीज समाप्त कर दी। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने कोर्ट से स्टे ले ली। उनका स्टे हटते ही मोहन सरकार का एक्शन शुरू हो गया। आज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 11 इमारतों को जमींदोज कर दिया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद ये कार्रवाई की गई। आज लगभग 5 भूखंड ऐसे हैं जहां पर कि 11 निर्माण हैं, उनकी चूंकि लीज निरस्त हो चुकी है। निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए उसमें अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण विधिवत कार्रवाई की गई है। कहीं पर भी किसी प्रकार का और किसी माननीय न्यायालय में एक प्रक्रिया नहीं चल रही है। आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम की उपस्थिति में सभी जो 11 अतिक्रमण हटाया जा रहा है। यहाँ पहले भी 3 चरणों में करीब 3 महीने के अंदर 13 बिल्डिंग हटाई गई है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक तस्वीर में दिखाता हूं आपको नैनीताल से, जहां नैनीताल के रामनगर में 3 अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया गया। ये अवैध मज़ार 3 जगहों पर अलग अलग बनी हुई थी। अवैध मज़ारें अवैध जमीन पर थी। नैनीताल प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में इन अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया। अब तक उत्तराखंड में रिकॉर्ड बन रहा है 552 अवैध मज़ारों को इसी तरीके से ध्वस्त करने का। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। एक और बड़ी खबर, दिल्ली से यूपी तक अपराधियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन को लेकर। पिछले 24 घंटों में दिल्ली की जहांगीरपुरी से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस और बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और इसी दौरान रोहित गोदारा गैंग का शार्प शूटर भी गिरफ्तार किया गया। यूपी से दिल्ली तक अपराधियों में टेरर। 2 राज्य, 5 शहर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर। दिल्ली से यूपी तक अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शहर शहर दहशत फैलाने वाले कुख्यात बदमाश अब अपने पैरों पर चलने लायक नहीं। 24 घंटे में दिल्ली की जहांगीरपुरी समेत यूपी की 5 जिलों में
बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान अपराधी जान की भीख मांगते नजर आए। दिल्ली में सुबह सुबह पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। यह एनकाउंटर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ, जिसमें गोदारा गैंग का शार्प शूटर अंकित घायल हुआ। बताया जा रहा है कि रोहित गोदारा का शूटर अंकित एक बड़े कारोबारी के घर पर गोली चलाने की फिराक में था। खुफिया इनपुट के बाद पुलिस ने उसको घेर लिया, लेकिन अंकित ने बचने के लिए पुलिस पर गोली चलाई। पुलिस एक्शन में आई। जवाबी कार्रवाई में अंकित के पैर में गोली लगी और अंकित को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक अंकित हरियाणा के भिवानी का रहने वाला है। अंकित पर हरियाणा में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंकित एक बड़े रंगदारी रैकेट में भी शामिल था। तो यूपी में भी योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। बुलंदशहर में योगी फोर्स ने 10,000 के इनामी बदमाश सलीमुद्दीन को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया। सलीमुद्दीन लूटपाट समेत कई मामलों में वांटेड था। 13 केस अलग अलग थानों में दर्ज है। उधर उन्नाव में यूपी पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को दबोचा। एनकाउंटर में दोनों के पैर में गोली लगी। आरोपियों ने दिन दहाड़े घर में महिलाओं को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए जब दबिश दे रही थी, तब इनको चेकिंग के दौरान रोका गया। इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद मुठभेड़ हुई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक बदमाश को लंगड़ा किया गया। पुलिस ने मौके से बाइक और तमंचा बरामद किया। घायल बदमाश पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उधर शामली में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर पर 25,000 का इनाम था। बदमाश के कब्जे से बाइक, तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए। शहर शहर उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराध के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। बागपत में कुख्यात हिस्ट्री शीटर दबोचा गया, नाम आरिफ, जिस पर करीब 29 केस। यानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक बदमाशों को बख्शा नहीं जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब एक खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, खबर आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि इनपुट यह है कि देश की राजधानी में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी, ठीक वैसे जहां पहले दिल्ली एक बार ऐसे ब्लास्ट झेल चुकी। इसी बीच क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की, स्पेशल सेल ने कार्रवाई की और जो लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग पकड़े गए, वो निकले आईएसआईएस से जुड़े हुए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस खिलाफत मॉडल को एक्सपोज किया, 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया और जहां जहां छापेमारी हुई, जरा मैप पर आप देखिए, दिल्ली में, रांची में, हैदराबाद में और राजगढ़ में अलग अलग जगह पर छापेमारी की गई। दिल्ली से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है आफ्ताब और अबू सुफियान। इसके अलावा मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक आतंकी को पकड़ा गया, जिसका नाम है कामरान कुरैशी। तेलंगाना की राजधानी से हैदराबाद से एक आतंकी पकड़ा गया, जिसका नाम है हुजैक यमन। इसके अलावा लीडर अरशद दानिश, जो झारखंड की राजधानी रांची से पहले पकड़ा जा चुका है। असरार दानिश, जो कि झारखंड से अरेस्ट किया है, वो सेंट्रल फिगर है। एक खिलाफत मॉडल ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। टेरर एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे और प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको करनी थी। नापाक प्लानिंग नाकाम, दिल्ली को दहलाने की साजिश बेनकाब। खिलाफत मॉडल एक्सपोज, सीरियल ब्लास्ट की साजिश डीकोड। 13 सितंबर 2008, वो तारीख जिसे दिल्ली और पूरा देश कभी भूल नहीं पाएगा। दीपावली की तैयारियों के बीच दिल्ली में 30 मिनट के अंदर कई सीरियल धमाके हुए। पहले कनॉट प्लेस, उसके बाद गफ्फार मार्केट और फिर ग्रेटर कैलाश में धमाके हुए। आज फिर दिल्ली को ऐसे ही दहलाने की साजिश थी। करीब 6 महीने से दिल्ली में ऐसे ही बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश बुनी जा रही थी। पता चला कि पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट का ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन फिर एक्शन हुआ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का।
इस पे 5-6 महीने से काम चल रहा था। जो 5 लोग इसमें हमने गिरफ्तार किए हैं उसमें अशरार दानिश जो कि झारखंड से अरेस्ट किया है, वो सेंट्रल फिगर है। उसके पास से काफ़ी मात्रा में केमिकल्स मिले हैं, आईडी बनाने की सामग्री मिली है। इस ग्रुप से वेपन्स भी मिले हैं। ग्रुप का बेसिक पर्पस जो समझ में आ रहा है वो ये है कि एक खिलाफत मॉडल ये इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, जहाँ पर एक जगह होगी, ज़मीन होगी, उस पर ये शरिया नाफिज करेंगे और उसके बाद में टेरर एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे और प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको करनी थी। आईएसआईएस के जिस टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया, उसका मास्टरमाइंड है रांची से गिरफ्तार अशहर दानिश। जांच में सामने आया ये कि अशहर दानिश का प्लान था दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने का। इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए दिल्ली में ब्लास्ट किए जाने थे और प्लानिंग थी टारगेट किलिंग की भी। नेपाल इस वक्त सियासी उठापटक के दौर से गुजर रहा है। तख्तापलट हो चुका है, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यहां से बिल्कुल ठीक वैसी तस्वीरें हैं जैसी तस्वीरें कुछ महीनों के पहले बांग्लादेश से सामने आई। बांग्लादेश और नेपाल की तस्वीर आप देखेंगे तो दोनों में फर्क करना संभवतः बहुत आसान नहीं है। इसी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेपाल बांग्लादेश मॉडल पर आगे बढ़ेगा? इसके कहने के पीछे की वजह क्या है? मोहम्मद यूनुस वहां आए थे तो नेपाल में किस चेहरे को सामने रखने वाले हैं, इस रिपोर्ट में हर उत्तर। जो बांग्लादेश में हुआ वही नेपाल में हो रहा है। पिछले साल बांग्लादेश भी सियासी बदलाव की मांग के लिए हिंसा की आग में जला और अब नेपाल भी सत्ता के विरोध की आग में सुलग रहा है। तब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को बांग्लादेश से भागना पड़ा। इस बार नेपाल में जब विद्रोह की आग भड़की तो नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा दे करके काठमांडू छोड़ना पड़ा। 2024 में बांग्लादेश का तख्ता पलट ठीक उसी पैटर्न की तरह हुआ जैसे नेपाल में हुआ। इसी के बाद नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश के मॉडल पर अब नेपाल भी चलने वाला है? और इस सवाल के उठने के पीछे की ठीक एक वजह, वो वजह ये कि पैटर्न दोनों का एक सा। बांग्लादेश में स्टूडेंट आंदोलन के बाद से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। नेपाल में जेन जी यानी युवाओं के विरोध के बाद ओली सरकार गिरी। बांग्लादेश में सेना और छात्रों ने मिलकर अंतरिम सरकार बनाने की पहल की। मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का अंतरिम पीएम बनाया। तो नेपाल में भी अंतरिम सरकार के गठन के लिए सेना ने युवाओं के साथ मोर्चा संभाल लिया। बांग्लादेश में पहले कई आंदोलनकारी छात्रों को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया, लेकिन अब ज्यादातर साइडलाइन किए गए। तो नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन से पहले जेन जी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। हालांकि ये तय नहीं कि नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन कब होगा और अगला चेहरा कौन होगा, लेकिन उसके पहले ही हंगामा जारी और ये पूरा हंगामा हुआ सेना के हेडक्वार्टर के ठीक सामने। इस वक्त सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे, लेकिन इसी पर आम सहमति नहीं। नेपाल के युवा इस बार बुजुर्ग नेता के पक्ष में नहीं, लिहाजा कुलमान घिसिंग के समर्थक सुशीला कार्की के समर्थकों के साथ भिड़े। नेपाल में तख्तापलट हो चुका है, लेकिन नई सरकार की राह आसान नहीं और इसलिए मौजूदा समीकरणों के मुताबिक अंतरिम सरकार के पीएम के नाम का ऐलान सेना ही करेगी। जी मीडिया। नेपाल में जेन जी ने क्रांति के बाद ऑनलाइन बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। वो मुद्दा रहा संविधान, मुद्दा रहा कॉन्स्टिट्यूशन का। मुद्दा उठाया गया कि संविधान बदला जाना चाहिए और उसको लेकर के ऑनलाइन बैठक में कई और प्रस्ताव किए गए, जिसमें 2 सबसे अहम। पहला, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। तो क्या नेपाल में व्यवस्था बदलने वाली है? क्या एक बार फिर नेपाल अपने पुराने गौरव को, अपनी पुरानी पहचान को पाना चाहता है? इक्वेशन उसके लिए क्या है, देखिए जरा। इंडिया तो चाहिए, मेरा इंडिया से रोटी बेटी का संबंध है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए,
वो पहले से ज़्यादा बेहतर करेगा। नेपाल में क्रांति, अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठी। जेन जी का प्रस्ताव, सुशीला और हिंदू राष्ट्र। नेपाल में जेन जी के हिंसक प्रदर्शन के बाद अब सेना ने नेपाल की कमान संभाली। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू लगाया, सड़कों पर सेना ने गश्त करना शुरू किया। अब प्रदर्शनकारियों और सियासी पार्टियों के बीच अंतरिम सरकार के गठन पर सहमति बनी, जिसमें सबसे ज्यादा समर्थन नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को मिला। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की जो है वो आपका इंडिया में भी पढ़ा लिखा है, उसका श्रीमान भी उधर है, इंटरव्यू मैं सुना था, बहुत अच्छे लोग हैं। और क्या बोला है, जब जेनजी भी बोला है कोई राजनीतिक दल का पोजीशन का लोग नहीं, स्वतंत्र और अच्छा सभी का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सुशीला का नाम आया है। सुशीला कार्की को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के साथ हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुई वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जेनजी प्रदर्शनकारी, सेना और अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसमें कई प्रस्ताव हुए। प्रस्ताव: नेपाल की संसद को भंग करना, 2 महीने में नया संविधान तैयार करना, 6 महीने में संसदीय चुनाव करवाना और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो पहले से ज़्यादा बेहतर करेगा। हिंदू राष्ट्र हमारा हिंदू संस्कृति वो ऐसे ही है, वो संस्कृति वो में बदलाव नहीं आया। बस जैन जी ये चाहता है कि बस नेपाल में नो करप्शन होना चाहिए। ऑनलाइन बैठक में भाग लेने वालों ने कहा कि नेपाल की सांस्कृतिक विरासत हिंदू राष्ट्र है और इसलिए नए संविधान में हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। इसके बाद संभावना ये कि नई या अंतरिम सरकार जो नेपाल की कमान संभालेगी, उसका फोकस होगा भारत से संबंध सुधारना। आंदोलनकारी, उनके समर्थक भारत से अच्छे रिश्तों की मांग कर रहे हैं और इसलिए नेपाल में जेन जी की क्रांति के बाद लोगों की उम्मीद कि अब नेपाल फिर भारत के साथ चलेगा, एक नया इतिहास रचेगा। जी न्यूज़।